नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और वीआईपी विशेष चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा की, जहां आज नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने आज फ्लोर टेस्ट हुआ है। आपको बता दें, हरियाणा सरकार की नवगठित सरकार का आज सदन में फ्लोर टेस्ट किया गया है। हरियाणा में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट। नवनियुक्त सीएम ने सदन में रखा अपना विश्वास मत। जेजेपी के सभी विधायक गए सदन से बाहर। निर्दलीय बलराज कुंडू ने भी छोड़ी कार्यवाही। जननायक जनता पार्टी ने व्हीप किया था जारी। सभी 10 विधायक वोटिंग के दौरान रहे गैर हाजिर। विपक्ष ने भाजपा और खट्टर सरकार पर जमकर कसा तंज। हरियाणा की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट में पास हुई सरकार। स्पीकर ने कहा सर्वसम्मति से पास हुआ है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा की सीक्रेट वोटिंग की मांग ठुकराई गई। आपको बता दें, हरियाणा में फ्लोर टेस्ट किया गया था, जहां नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपना विश्वास मत रखा हुआ था, जहां सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंगलवार 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास किया गया। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीक्रेट वोटिंग कराओ, लेकिन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इससे पहले जब मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में विश्वास मत रखा तो जननायक जनता पार्टी के सभी 10 विधायक सदन से बाहर चले गए और एक निर्दलीय बलराज कुंडू ने भी कार्यवाही छोड़ दी। जननायक जनता पार्टी ने व्हीप जारी किया था कि सभी 10 विधायक वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। वहीं विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा आए और मनोहर लाल खट्टर की तरफदारी की, लेकिन उसके बाद जो चीरहरण हुआ वैसा द्रौपदी के साथ भी नहीं हुआ था। हरियाणा में नई सरकार का आज फ्लोर टेस्ट किया गया है, जिसमें सरकार पास हो गई है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास प्रस्ताव रखा था, जिसमें वे पास हो गए हैं। वहीं इससे पहले जब मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में विश्वास मत रखा तो जननायक जनता पार्टी के सभी 10 विधायक सदन से बाहर चले गए और एक निर्दलीय बलराज कुंडू ने भी कार्यवाही इस दौरान छोड़ दी। आपको बता दें, जननायक जनता पार्टी ने व्हीप जारी किया था कि सभी 10 विधायक वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। वहीं विपक्ष ने इस दौरान भाजपा पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आए और इस दौरान उन्होंने मनोहर सरकार की जमकर तारीफ की और खट्टर के तारीफों के पुल बांधे, लेकिन उसके बाद जो चीरहरण किया गया वैसा द्रौपदी का चीरहरण भी नहीं हुआ था। वहीं इस बीच नए सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि बिना सांसद पद छोड़े वे सीएम नहीं बन सकते। आपको बता दें, कुछ ही देर पहले सदन में विश्वास प्रस्ताव रखा गया था। सदन में विश्वास प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी सीक्रेट वोटिंग कराने को कहा था, लेकिन स्पीकर ने कहा कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ है और इस बीच निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू वोटिंग से बाहर हो रहे थे। वहीं इस दौरान नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कई बातों पर रोशनी डाली।
हरियाणा की नई सरकार का आज फ्लोर टेस्ट किया गया, जिसमें हरियाणा की सरकार पास हो गई है। आपको बता दें, सर्वसम्मति से पास हुआ है फ्लोर टेस्ट और भूपेंद्र हुड्डा की सीक्रेट वोटिंग की मांग भी इस दौरान ठुकरा दी गई है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ रेसिडेंट एडिटर चंडीगढ़ से दुर्गेश गाजरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश गाजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विशेष चर्चा में। मैं जानना चाहूंगी कि आज हरियाणा की नई सरकार का विश्वास प्रस्ताव सदन में रखा गया था, जहां पर फ्लोर टेस्ट में हरियाणा की नई सरकार पास हो गई है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बीते कल से जो हरियाणा की राजनीति पूरी तरह गरमाई हुई थी जी। और रातों रात कैसे मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को बदल दिया जाता है, आप सभी ने देखा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं उनकी बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो रही है और इसी वजह से उन्होंने पूरी की पूरी कैबिनेट से रिजाइन दबाया और जो नए मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनको जो है कार्यभार सौंपा गया। तो कल सारे घटनाक्रम के बाद नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण किया। उसके बाद आज उनका फ्लोर टेस्ट था। फ्लोर टेस्ट में भी आज उन्होंने कामयाबी हासिल कर रही है जी। क्योंकि जेजेपी के जितने भी विधायक थे वो सदन से वॉकआउट कर गए। 90 जो विधानसभा के सदस्यों वाली जो विधानसभा है उसमें 80 जो थे अब विधायक बचे थे, तो 80 विधायकों में से 48 विधायक जिसके पास होते तो उसको पूर्णतः बहुमत हासिल हो जाता। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। जी 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 दुर्गेश जी, मैं जानना चाहूंगी कि इस दौरान एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने भी जो नए मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनके खिलाफ याचिका दायर की है। उनका कहना है कि वे सांसद पद से इस्तीफा दिए बगैर ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो क्या कुछ कहना है इस पर आपका? देखिए, ये पहले भी ऐसा होता रहा है कि बहुत से आपने इतिहास में भी देखा होगा कि कई लोगों जो सांसद थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब जो अपने योगी आदित्यनाथ थे वो पहले सांसद थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ा। तो मेरे को तो लगता है कि जो हरियाणा का विधानसभा है इसमें 6 महीने का ही समय शेष है और 6 महीने के भीतर ही किसी भी जो ऊपर से कोई नेता चुन के आता है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उसको 6 महीने में अपनी विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी जी। और 6 महीने का समय तो जो है विधानसभा इलेक्शन में भी नहीं बचा है। अब देखना होगा कि उनको इलेक्शन लड़ने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। और दूसरी बात ये है कि जो कल की बात करें तो कल का सबसे जो दिलचस्प जो बात थी कि जो अनिल विज गृह मंत्री थे जी। हरियाणा के, जी। तो वो पार्टी लाइन से नाराज हो गए। जी। नाराज होने के बाद कोई अपनी नाराजगी गोलगप्पे खाकर जाहिर करता है, वो जी। मीटिंग में छोड़ देते हैं और अम्बाला पहुंच के गोलगप्पों का आनंद लेते हैं जी। और उसके बाद परिवार में वो परिवार के साथ समय गुजारते हैं। जी। और आज सुबह उनका एक ट्वीट आता है जी। कि वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, जी। वो और तन्मयता से और काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो को जिम्मेवारी सौंपेगी वो उसके लिए हर वक्त प्यार पर तैयार है। जी जी जी, जैसा कि आपने अभी बताया दुर्गेश जी, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज काफ़ी समय से नाराज चल रहे थे और अब उनका ये बयान सामने आया है कि वे भाजपा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उनके लिए वे हमेशा समर्पित रहते हैं और उन्हीं के वे काम करेंगे। और आज उनकी मीटिंग भी आला हाईकमान से तय की गई है, तो इसको क्या कुछ लेकर जानकारी सामने आई है? देखिए, ये भी जो पूरे हरियाणा में अटकलें लगाई जा रही हैं कि अनिल विज जो 7 बार के करीब विधायक बने, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। हो सकता है कि उन्हें केंद्रीय जो नेतृत्व है उसमें कोई जिम्मेवारी दी जाए या हरियाणा में भी उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात उठ रही थी, पर इससे वो नाराज हो गए थे। वो कहते थे कि वो खट्टर के बाद सबसे सीनियर है और मुख्यमंत्री के दावेदार वो हैं।
जी जिसकी वजह से वो नाराज भी हो गए थे। आज सुबह उन्होंने अपनी नाराजगी खत्म कर दी है और मनोहर लाल खट्टर का भी कहना था कि जो हमारे अनिल विज हैं वो बहुत जल्द नाराज भी हो जाते हैं और उसके बाद जल्दी ही मान भी जाते हैं। जी तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो युवा नेतृत्व को, नए नेतृत्व को अक्सर तरजीह देती है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरी कैबिनेट बदल जाती है, सीएम बदल जाता है, तो कोई चूं तक नहीं करता। आप जी हाल ही में 2021 में मैं बात करूं पंजाब की, जी जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने थे, तब कितना घमासान मचा था पंजाब में। जी तो ये बीजेपी की कहीं ना कहीं ये कंट्रोलिंग पावर है, संगठन की पावर है कि पूरी के पूरा सत्ता परिवर्तन हो जाता है। इससे पहले गुजरात में भी हुआ जी कि इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते पूरी की पूरी कैबिनेट को बदल दिया गया, जी पर किसी ने क्यों तक नहीं की। जी अगर यही बात कांग्रेस पार्टी के भीतर होती है तो इतना शोर शराबा मचता है कि कांग्रेस पार्टी में फूट और टूट पड़ जाती है। जी तो बिल्कुल कहीं ना कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कैसे काम किया जाता है, संगठन को कैसे मजबूत किया जाता है, जी उसे सीखने की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, उसी से बहुत से नेता निकले हैं, पर फ्लोर मैनेजमेंट, नेताओं की मैनेजमेंट कैसे की जाती है, ये आज भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, अभी जैसे कि आपने विपक्ष की बात की, कांग्रेस की बात की, वही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसको लेकर कांग्रेस ने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, इनको लेकर भी काफ़ी कुछ बयान दिए हैं, बीजेपी पर भी काफ़ी तंज कसे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आए हुए थे और उन्होंने काफ़ी तारीफों के पुल बांधे हुए थे खट्टर सरकार के, मनोहर लाल के। और इसके बाद अब हरियाणा की सरकार में इतना बड़ा फेरबदल, जिसको लेकर विपक्ष काफ़ी हमलावर हुआ है सरकार पे, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिस तरह का चीरहरण मनोहर लाल खट्टर का हुआ है, जी वैसा तो द्रौपदी का भी नहीं हुआ। जी उनका उनका कहना है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री आते हैं, रेवाड़ी आते हैं, इतनी इतनी बड़ी योजनाएं देते हैं, शिलान्यास करते हैं और जी जमकर मनोहर लाल खट्टर की पीठ थपथपाते हैं और जी कहा जाता है कि उनका कुशल नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार चल रही है। पर जी कुछ ही दिनों में जैसे ही एक एमपी कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट करता है, जी उसी दिन से उनको पार्टी से, सीएम पद से हटाने की बात चलने लग जाती है जी और तुरंत प्रभाव से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है। तो जी जैसा चीरहरण मनोहर लाल जी का हुआ है, वैसा किसी का नहीं हुआ। विपक्ष पूरी तरह हमलावर है और जी विपक्ष जेजेपी पर भी पूरी तरह से हमला कर रहा है। जी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जैसे इनका आपस में गठबंधन हुआ था, ये भी इनकी एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि 10 के 10 जो विधायक हैं वो सदन से बाहर है। जी ये भी विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी है, वो हमलावर हो चुकी है। और जो भूपेंद्र हुड्डा है, उन्होंने जो स्पीकर से उनसे डिमांड की थी कि गुप्त वोटिंग होनी चाहिए इस फ्लोर टेस्ट के ऊपर, जो उनकी बात को माना नहीं गया। जी और उसके बाद उन्होंने ये भी डिमांड की कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जो हालात हरियाणा के हैं, हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी है, सरकार ने कोई काम नहीं किया और जिस तरह की ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो जी इस वक्त तो हरियाणा शायद दुर्गेश जी से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें, इस दौरान काफ़ी उठापटक हरियाणा की सरकार में देखने को मिली थी, जिसको लेकर फिलहाल चर्चा भी की जा रही थी। हम आपको बता दें, हरियाणा में नई सरकार का आज फ्लोर टेस्ट हुआ था, जिस दौरान सदन में काफ़ी हंगामा भी हुआ, विपक्ष हमलावर हुआ, तो वहीं सत्ता पक्ष ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान दोनों के बीच काफ़ी गहमा गहमी का माहौल भी इस दौरान नजर आया। वहीं स्पीकर ने सारा माहौल देखते हुए तुरंत सदन की कार्यवाही में मामला शांत करवाया। वहीं नवनियुक्त सीएम ने सदन में अपना विश्वास मत रखा था, जिसको लेकर वे पास हो गए थे। वहीं हरियाणा की नई सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है, स्पीकर ने कहा सर्वसम्मति से पास हुआ है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने सीक्रेट वोटिंग की मांग रखी थी, जिसको भी अस्वीकार कर दिया गया है।
इससे पहले जब मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में विश्वास मत रखा तो जेजेपी के सभी जो 10 विधायक थे वे सदन से बाहर चले गए और निर्दलीय विधायक जो थे बलराज कुंडू वे भी कार्यवाही से बाहर चले गए और उन्होंने कार्यवाही छोड़ दी। जननायक जनता पार्टी ने एक व्हिप भी जारी किया था जिसमें सभी 10 विधायकों को वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहने के लिए भी कहा गया था। वहीं विपक्ष ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला किया और मनोहर लाल खट्टर के लिए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर का चीरहरण हुआ है वैसा द्रौपदी का भी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आए हुए थे और उन्होंने खट्टर सरकार की जमकर तारीफ की थी। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी काफ़ी तारीफ की थी। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं दुर्गेश गाजरी जी, चंडीगढ़ से रेसिडेंट एडिटर हैं हमारे साथ। वहीं दुर्गेश जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह विपक्ष ने सदन में बीजेपी को घेरा और किस तरह से उन्होंने तंज कसते हुए बीजेपी पर हमला किया। वहीं मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह विपक्ष का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का चीरहरण जिस प्रकार से हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से देखने को नहीं मिल रहा है। वे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और खासी नाराज़गी भी उनमें देखने को नहीं मिल रही है फिलहाल। तो देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि जब भी नेतृत्व परिवर्तन होता है तो उसको सहजता से स्वीकार कर लिया जाता है जी। तो मनोहर लाल खट्टर जी कल तक मुख्यमंत्री थे, आज पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो उन्होंने पार्टी के फैसले के बीच उसको मानना ही बेहतर समझा, क्योंकि पार्टी हमेशा बड़ी होती है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि उनकी पार्टी जो है परिवार की पार्टी नहीं है, वो पार्टी जो है उसके आम नेताओं की पार्टी है। उसमें कभी भी कोई ग्राउंड से जुड़ा जो नेता है उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जब मनोहर लाल खट्टर जी को भी मुख्यमंत्री बनाया गया था तब कोई कियास नहीं लगा सकता था कि उनको मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। तो मनोहर लाल है संगठन से जुड़े हुए नेता हैं, आरएसएस से जुड़े हुए पुराने नेता हैं, तो उनको पता है कि पार्टी की क्या विचारधारा है। आपने उनका बयान दिखाया भी है, सुना भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर जो नए नेतृत्व को आगे लाती रहती है जी। तो उन्होंने इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार किया। और आपने देखा होगा कि स्टेज पे शपथ ग्रहण के समय जो नायब सिंह सैनी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया और सहजता से बड़ी हर्षित होकर मनोहर लाल खट्टर ने उनको जो है आशीर्वाद दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे नाराज गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, उनको भी हम मना लेंगे। तो उन्होंने बहुत ही जो है सकारात्मक भूमिका अदा की इस परिवर्तन के बाद जी 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 जी। दुर्गेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में जगह दी जाए इन फ्यूचर, अगर ऐसा हो सकता है जिसके चलते खट्टर जी ने बड़ी सहजता से और विनम्रता से अपना जो सीएम पद है वो छोड़ दिया हो? हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि उनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है जी। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में भी जो शिवराज चौहान थे, जिन्हें मामा जी भी कहा जाता है जी, तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया जी। उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेवारी दी गई और हाल ही में उन्हें जो है लोकसभा के चुनाव के लिए प्रत्याशी भी बनाया जा रहा है जी। तो इस तरह से हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर जी से भी सीधे बातचीत हुई हो और उन्हें जो है केंद्र में या जो अभी लोकसभा चुनाव ड्यू है उनमें कोई ना कोई किसी न किसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ाया जाए या उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाए जी जी जी। दुर्गेश जी, इस मुद्दे पर विशेष चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को कई सौगात देने वाले हैं। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में कई सौगातें देने जा रहे हैं।
सूरज राष्ट्रीय पोर्टल करेंगे लॉन्च। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस दौरान जुड़ेंगे। लोकसभा सांसद संजय भाटिया इस दौरान शिरकत करेंगे। डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा आयोजित। सामाजिक उत्थान और रोजगार जन कल्याण मुख्य उद्देश्य है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश में सौगातों की अब झड़ी लगा दी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर नई योजना की सौगात प्रदेश को देने जा रहे हैं, जहां पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां जुड़ेंगे और लोकसभा सांसद संजय भाटिया इस दौरान शिरकत करेंगे। डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा आयोजित। सामाजिक उत्थान और रोजगार जन कल्याण मुख्य उद्देश्य है। वहीं इस पर लगातार जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रेसिडेंट एडिटर दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरज पोर्टल का उद्घाटन करने जा रहे हैं करनाल में वर्चुअल माध्यम से, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी अंतिम जो है इस सरकार की जी कैबिनेट बैठक भी कर रहे थे। अपने गृह में उनकी कैबिनेट बैठक भी चल रही है और बहुत बड़े बड़े आज फैसले होने वाले हैं। 1,25,000 करोड़ की सौगात जो है वो नॉर्थ ईस्ट को भी देने जा रहे हैं। 3 नई सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्रियां लगने जा रही हैं। इसके साथ जो हरियाणा में भी बहुत सी जो योजनाएं हैं उनकी शुरुआत आज की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, क्योंकि उन्होंने 2014 में जो अपने चुनाव की शुरुआत की थी, रेवाड़ी से ही की थी। उनको लगता है कि जब भी वो हरियाणा से अपने चुनाव की शुरुआत करते हैं तो उनको सफलता हासिल होती है। तो नरेंद्र मोदी इसीलिए हरियाणा से उनका बहुत खास लगाव है। और दूसरा एनसीआर का हिस्सा है, खासकर हरियाणा। तो हरियाणा जो है हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी है उसके बहुत से हिस्से उसके भीतर आते हैं, तो उसकी डेवलपमेंट की जिम्मेवारी भी केंद्र सरकार की हो जाती है। और साथ भी हरियाणा के जो युवा हैं तो रोजगार देने के लिए बहुत सी नई नई योजनाओं का आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत करने वाले। जी दुर्गेश जी, मैं पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का ये जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, इससे वहां की जनता को क्या लाभ होगा? देखिए, जो भी योजनाएं केंद्र सरकार बनाती है वो अक्सर जो है लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ही बनाई जाती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र पोर्टल का आज उद्घाटन करने जा रहे हैं, उससे हरियाणा की जनता को बहुत फायदा होने वाला है। नए नए मुख्यमंत्री जो है हरियाणा को कल मिले हैं और वो भी बहुत तन्मयता से इस जो योजनाएं हैं उनको हरियाणा की जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आपको मालूम है कि बहुत जल्द जो है लोकसभा के चुनाव भी नजदीक हैं, तो लोक लुभावन योजनाओं का जो जितना भी हो सकता है हर पार्टी जो है जो सरकार होती है वो कोशिश करती है कि इससे पहले पहले लोगों को वोट लगने से पहले ज्यादा से ज्यादा सहूलतें प्रदान की जाए। जी दुर्गेश जी, तमाम मुद्दों पर खास चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस दौरान जुड़ेंगे और लोकसभा सांसद संजय भाटिया इस दौरान शिरकत करेंगे। डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां सामाजिक उत्थान और रोजगार जन कल्याण मुख्य उद्देश्य है। वहीं उत्तराखंड से अगली खबर सामने है, जहां पर कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है। आपको बता दें, प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल को टिकट मिला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल को
टिकट दिया गया है और उन पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। टिकट मिलने पर गणेश गोदियाल का पहला बयान। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही। कांग्रेस ने उत्तराखंड में 3 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जहां टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा सीट पर कैंडिडेट्स घोषित किए गए हैं। हरिद्वार और नैनीताल पर फिलहाल पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में उत्तराखंड की 3 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पौड़ी से गणेश गोदियाल, टिहरी से ज्योत सिंह गुनसोला और अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टमटा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जबकि 2 सीटों पर अभी नाम फिलहाल तय नहीं हो पाए हैं। वहीं अपनी दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने देश भर की 43 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसी के साथ उत्तराखंड की 3 सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। प्रत्याशी घोषित होने पर तीनों नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। कांग्रेस और बीजेपी उत्तराखंड की 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। भाजपा भी 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और वहीं अब कांग्रेस ने भी 3 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, जबकि हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए हैं। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ विक्रम द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। माफ कीजिए, विक्रम श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष चर्चा में। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिनमें उन्होंने 3 नामों की घोषणा की है, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? फिलहाल विक्रम जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें, अल्मोड़ा सीट से प्रत्याशी बनाए गए प्रदीप टमटा 2009 में अल्मोड़ा सीट से सांसद चुने गए थे। उसके बाद वे राज्यसभा सांसद भी हैं। अल्मोड़ा सीट पर भाजपा के अजय टमटा और कांग्रेस के प्रदीप टमटा में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं ज्योत सिंह गुनसोला मसूरी विधायक से विधायक रह चुके हैं। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम श्रीवास्तव जी। विक्रम जी, उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। 3 प्रत्याशियों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, तो वहीं इस पर क्या कुछ कहना है आपका? के अंदर भाजपा और कांग्रेस के ही बीच में मुकाबला देखा जाता है और अभी तक जो समीकरण है उस हिसाब से भी देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही यहाँ पर जो चुनावी जंग है वो दिखाई देगी। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 3 जो सीटें हैं उसमें से अल्मोड़ा, जैसा कि सभी पहले से जानकर चल रहे थे कि वहां पर प्रदीप टमटा को ही टिकट दिया जाएगा। पौड़ी से गोदियाल का नाम ही आगे चल रहा था और जिस तरह से टिहरी सीट पर चौंकाने वाला नाम जो पूर्व विधायक है ज्योत सिंह गुनसोला का, उनको मैदान में उतारा है। देखिए, अगर पूरे समीकरण को देखा जाए तो तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 सीटों पर जो उम्मीदवार थे उसकी घोषणा कर दी। जो 2 सीट थी यानी कि पौड़ी और हरिद्वार में अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस ने भी हरिद्वार में अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नैनीताल भी जो सीट है वहां भी अभी जो है कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन जिस तरह से पौड़ी में उन्होंने पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को टिकट दिया है, देखिए जहां तक चुनावी अगर बातों को किया जाए या समीकरण को किया जाए तो उसमें अगर देखें तो जिन नेताओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है वो उनका जो जनाधार है और जो उनका व्यवहार है उनके लोग व्यवहार के कायल है। और जिस तरह से चुनावी जंग का मैंने जिक्र किया था, देखिए इससे पूर्व भी प्रदीप टमटा बनाम अजय टमटा यानी कि 2 टमटा आमने सामने अल्मोड़ा में इससे पूर्व भी चुनाव मैदान में लोकसभा में उतरे थे। हालांकि उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और
तो अगर देखें तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब वहां से प्रदीप टमटा चुनाव जीते थे कांग्रेस के सिंबल से, और अजय टमटा चुनाव हार गए थे। वहां पर अगर अल्मोड़ा सीट का अगर जिक्र करें तो वहां पर टमटा बनाम टमटा की लड़ाई है। और जिस तरह से अभी तक पौड़ी में नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है, और वहां गणेश गोदियाल को जो है कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। देखिए जो समीकरण दिख रहे थे और जिस तरह से नामों की चर्चा चल रही थी उसमें गणेश गोदियाल जो है उनका अपना एक अलग जनाधार है। स्पष्ट तौर पर वो बातों को जनता के समक्ष रखते हैं, और जिस तरह से उनका अगर उनके व्यक्तित्व का अगर जिक्र करें तो वो व्यवहार कुशल है। और इसी तरह अगर टिहरी सीट की बात करें तो यहाँ पर माला राज्य लक्ष्मी शाह जो सिटिंग एमपी है भारतीय जनता पार्टी से, उनके सामने एक ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा है जो बहुत अनुभवी कह सकते हैं, पुराने जो कांग्रेसी हैं और पूर्व विधायक हैं, और इस वक्त वो क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उसके वो अध्यक्ष भी हैं। और सारे समीकरण को देखते हुए जो लोग इस कयास में थे कि टिकट जो है प्रीतम सिंह को चुनाव मैदान में उतारेंगे, लेकिन एक ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता को कांग्रेस ने टिहरी से अपना उम्मीदवार बनाया है जो अनुभवी नेता है। हालांकि वो गणेश जोशी से चुनाव हार गए थे वो विधानसभा का, उसके बाद से वो लगातार जो है वो कांग्रेस के कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो जिस तरह से सक्रिय राजनीति को कह ले, वो सक्रिय राजनीति में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अचानक जो है ये दाव कांग्रेस ने खेला है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाहती है और ये कांग्रेस बात को जानती है कि अगर जनाधार वाले नेता को अगर मैदान में नहीं उतारा तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, और जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने का तरीका है वो हर चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में लग जाते हैं, तो ऐसे में कैसे टक्कर दिया जाए उसको देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तीनों सीटों पर जो 3 उम्मीदवार उतारे हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो जनाधार है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो उनको बहुत मदद करेगा। जी विक्रम जी, मैं पूछना चाहूंगी कि पौड़ी से जो प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल जी, उनका एक बयान भी सामने आया है जिस पर उन्होंने बीजेपी पर हमलावार होते हुए कहा है कि बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी पौड़ी में घोषित नहीं कर पाई है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? और देखिए, हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अगर पौड़ी का भारतीय जनता पार्टी का अगर समीकरण देखें तो उन्होंने जो मनीष खंडूरी है, पूर्व मुख्यमंत्री पीसी खंडूरी के पुत्र है और मौजूदा जो अभी विधानसभा अध्यक्ष है उनके वो भाई, ऐसे में वो इससे जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, कांग्रेस के टिकट से पौड़ी से चुनाव लड़े थे और अब भारतीय जनता पार्टी में है। तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि मनीष खंडूरी को हो सकता है वो पौड़ी से उम्मीदवार बनाए। हालांकि देखिए, एक नाराजगी जरूर सिटिंग एमपी में है तीरथ सिंह रावत में, क्योंकि इससे पूर्व देखें तो जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे और जब उनको हटाया गया तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि आखिर बनाया क्यों और हटाया क्यों। इस सवाल का जवाब जो है वो जनता अक्सर इस बात को पूछना चाहती है। इससे पूर्व जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे सतपाल महाराज, जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तब उनका जो है उनके जो विधानसभा से चुनाव से वो विधायक थे उनका वो टिकट काट दिया गया था। ये बड़ी नाराजगी तीरथ सिंह रावत के समर्थकों में भी है कि अभी तक जो है, क्योंकि देखिए साफ छवि के नेता कहे जाते हैं, बेबाक राय रखते हैं, कई बार उनकी जो राय होती है उससे वो आलोचना भी होती है, लेकिन अगर उनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं तीरथ सिंह रावत, जो सिटिंग एमपी अभी पौड़ी से है। और जिस तरह की एक्सरसाइज चल रही है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट को बड़ी बारीकी से देख रही है। और जिस तरह से जो अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का जिक्र करें कि एक सीट से जो है उनको सत्ता छोड़नी पड़ी थी, तो मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि कहीं भी एक सीट की उनको कमी हो, और इसी लिहाज से वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी विक्रम जी, इस मुद्दे पर जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं मैं आपसे पूछना चाहूँगी, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। देहरादून मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जहां उनका कहना है कि 13 और 14 मार्च को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तापमान पर
कोई ज़्यादा खास असर पड़ेगा नहीं। वहीं 14 मार्च के बाद प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं मैं विक्रम जी से जानना चाहूंगी कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है, तो फिलहाल मौसम का मिजाज कैसा देखा जा रहा है प्रदेश में? देखिए, मौसम का जो मिजाज है वो मेरे फ्रेम से ही नजर आ जाएगा कि अभी थोड़ी देर पहले धूप थी और अब जो है छांव हो गई है। तो उत्तराखंड में एक भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। यहाँ का मौसम अलग अलग तरीके से बदलता रहता है। और जिस तरह से देखिए, राजधानी देहरादून से लेकर के पर्वतीय क्षेत्रों का जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान बताया है, देखिए उससे यही लग रहा है कि उत्तराखंड का जो मौसम है वो जो है फिर बदलने वाला है। खास करके राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जो है मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे मौसम विभाग की अभी तक की अगर पूर्वानुमान पर अगर हम बात करें तो मौसम लगातार जो है वो बदल रहा है। जिस तरह से जिक्र किया है, आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख है और मौसम लगातार बदल रहा है। जैसा मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि मेरे फ्रेम से आपको लग गया होगा कि थोड़ी देर पहले धूप थी, अब अचानक से छांव हो गई है। तो मौसम में बदलाव आपको दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार, देखिए मौसम के पूर्वानुमान को अगर सीरियसली नहीं ले तो उसका बड़ा नुकसान उत्तराखंड झेल चुका है। क्योंकि 13 में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो उस दौरान मौसम विभाग की जो चेतावनी थी उसको प्रशासन ने जो है वो गंभीरता से नहीं लिया था और उसका परिणाम था कि इतनी बड़ी त्रासदी उत्तराखंड को झेलनी पड़ी थी। जाहिर सी बात है, देखिए अब मौसम विभाग के एक जो मैसेज होते हैं उसको शासन सरकार बड़ी ही गंभीरता से लेता है और उस तरह के उपाय करता है जिस तरह के मौसम विभाग के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त। देखिए, मौसम में बदलाव यहाँ पर हो रहा है और उत्तराखंड में लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं वो मौसम की जानकारी प्राप्त करके तभी वो ट्रेवल करें। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, देखिए अब 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और उत्तराखंड का जो है मौसम उत्तराखंड का लोग यहाँ पर लुत्फ उठाने के लिए भी आते हैं। तमाम जगह है यहाँ पर, पर्यटक स्थल है, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, चक्रता हो गया, आपका हर्सिल हो गया, उत्तरकाशी हो गया, तो तमाम जगह लोग यहाँ पर आते हैं। तो उनसे यही हम लोग की गुजारिश है कि आप मौसम पे पूर्वानुमान को देखते हुए और तब अपना ट्रेवल और अपना प्लान करें। जी विक्रम जी, तमाम मुद्दों पर जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है। 13 और 14 मार्च को बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, तो वहीं तापमान पर इसका ज़्यादा असर दिखाई नहीं देगा। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद देहरादून समेत पर्वतीय इलाकों में हल्के बादल छाए हुए हैं, जबकि 14 मार्च को भी कुछ जिलों में मौसम बदले रहने की संभावना है। 14 मार्च के बाद प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि इस वक्त होने वाले मौसम में बदलाव का मैदानी इलाकों में तापमान से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ठंड बढ़ने की संभावना कम है। हालांकि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ होने से पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की ठंड बढ़ सकती है।
वहीं इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधायकी त्याग दी है। आपको बता दें, उन्होंने कहा जो भी जिम्मेदारी तय की जाएगी मैं पूरा करूंगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने त्यागी विधायकी। मनोहर लाल खट्टर ने करनाल विधानसभा से त्यागी विधायकी। सदन में कहा, विधानसभा से त्याग पत्र देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल की करेंगे सेवा। वहीं नेता विपक्ष ने कहा कि अब जाओगे कहां ये भी बता दो, करनाल से लोकसभा चुनाव या दिल्ली जाओगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री से कई तरह के सवाल किए। उन्होंने कहा कि करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ोगे या दिल्ली जाओगे। खबर हरियाणा से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधायकी त्याग दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा सीट से दिया त्यागपत्र। कहा जो भी मेरी नई जिम्मेदारी है मैं तय करूंगा, जो भी जिम्मेदारी तय की जाएगी वो मैं पूरी करूंगा और सुचारू रूप से जारी रहेंगे सारे कर्तव्य। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने त्यागपत्र दे दिया है। वहीं मनोहर लाल के इस्तीफे से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज कसा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नेता विपक्ष ने कहा कि अब जाओगे कहां ये भी बताते जाओ। उन्होंने ये भी पूछा कि अब क्या खिचड़ी पका रहे हो, करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ोगे या दिल्ली जाओगे। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अश्विनी कुमार जी चंडीगढ़ से। अश्विनी जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधायकी से त्याग पत्र दे दिया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? के बाद ये प्रयास लगाया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में, और आज जैसे ही हरियाणा विधानसभा के सत्र के आखिरी चरण में उन्होंने चलते सदन के अंदर ये ऐलान कर दिया कि ये अपनी विधानसभा क्षेत्र करनाल से त्याग पत्र दे रहे हैं और इस सीट को वे नायब सैनी के लिए रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सैनी है, उनका कार्यकाल 11 सितंबर 2024 तक है, और जबकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 2 नवंबर 2024 तक है। तो इस दौरान कहीं ना कहीं ये सरकार पे संकट था, इस दौरान क्या हरियाणा विधानसभा को भंग किया जाए या फिर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ाकर हरियाणा विधानसभा की सदस्यता दिलवाई जाए। तो आज हरियाणा विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा त्याग पत्र देने के बाद स्थिति क्लियर हो गई है कि अब हरियाणा की विधानसभा अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, और कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाया जा रहा है कि अब करनाल से उपचुनाव होंगे और इसमें नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सैनी दावेदारी करेंगे और वहां से चुनाव जीतकर फिर सत्ता की कमान संभालेंगे। जी अश्विनी जी, जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। इससे पहले भी उन्होंने मनोहर लाल खट्टर पर कई तरह के तंज कसे थे और अब फिर उन्होंने एक बार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सवाल किए हैं कि इसके बाद आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। इस तरह के कई वाक्य उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री सदन में आपने त्याग पत्र की घोषणा की थे, तो बीच बीच में कहीं ना कहीं विपक्षी नेता उस पर तंज कस रहे थे और हंसी मजाक के बीच में ही नेता भूपेंद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री
मनोहर लाल पर ये तंज कसा है कि आखिर जी। अब आपने त्याग पत्र दे दिया है, आगे आपकी क्या नीति है? क्या आप लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या वो करनाल से होगा? तो इस पर हंसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली दूर नहीं है, आप भी हमारे साथ चलो, दिल्ली की राजनीति करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ संकेत है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। जी जी तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दिल्ली पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं वो गलत नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है तो उसके बाद साफ साफ ये संकेत आने लगे थे कि कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री केंद्र की राजनीति करेंगे और वो बतौर हरियाणा से सांसद के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके बारे में आज हरियाणा विधानसभा में स्थिति साफ हो गई है। जिस तरह से उन्हें चलती विधानसभा के अंदर अपने त्याग पत्र की घोषणा की है, उसे साफ हो गया है कि आने वाले समय में मनोहर लाल जी कहीं ना कहीं हरियाणा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी अश्विनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा हल्के करनाल विधानसभा से विधायकी त्याग दी है। वहीं उन्होंने कहा है कि विधानसभा से त्याग पत्र देता हूं, अब मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा जो भी मेरी नई जिम्मेदारी तय की जाएगी वो मैं सुचारू रूप से पूरा करूंगा। वहीं इस पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अब कहां जाओगे ये भी बता दो, अब आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है ये बता दो, और करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ोगे या दिल्ली जाओगे। वहीं उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख तय होने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें सीएम योगी की रैलियों के कार्यक्रम हुए तय। चुनाव के ऐलान के पहले सीएम योगी आज से शुरू करेंगे अपनी रैलियां। पहली रैली की शुरुआत आज उन्नाव से हो रही है। प्रतिदिन 3 जनसभाएं कराने की है योजना। पहले दिन उन्नाव, फर्रुखाबाद और बरेली में सीएम योगी कराएंगे जनसभा। 14 को अंबेडकर नगर, अयोध्या और गोंडा में रैली प्रस्तावित की गई है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों में जुट गए हैं। सीएम योगी की रैलियों के कार्यक्रम हुए तय। चुनाव के ऐलान के पहले सीएम योगी आज से करेंगे अपनी रैलियों की शुरुआत। पहली रैली की शुरुआत उन्नाव से हो रही है, जहां प्रतिदिन 3 जनसभाएं कराने की योजना बनाई गई है। पहले दिन उन्नाव में, पहले दिन उन्नाव, फर्रुखाबाद और बरेली में मुख्यमंत्री जनसभाएं करेंगे और दूसरे दिन यानी 14 तारीख को अंबेडकर नगर, अयोध्या और गोंडा में रैली प्रस्तावित है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की तैयारियां।
आपको बता दें आगामी लोकसभा नज़दीक है और ऐसे में फिलहाल चुनाव की तारीखों की ऐलान नहीं किया गया है। तारीखों की घोषणा से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता बलराम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम जी, उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब रैलियां करने जा रहे हैं, जहां एक एक दिन में तीन जगह की जनसभाओं को वे संबोधित करेंगे। तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां शुरू हो गई हैं। अब प्रतिदिन करीब 3 जनसभाएं योगी आदित्यनाथ की रहेंगी। आज पहले दिन इसकी जब शुरुआत हुई है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव पहुंचे हैं। राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 241 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे उन्नाव को। इसके साथ ही मुख्यमंत्री फर्रुखाबाद भी जाएंगे। फर्रुखाबाद में भी कई विकास परियोजनाओं को की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही बरेली, तीसरा जनपद बरेली होगा जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे। इसके साथ ही अब प्रतिदिन 3 जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। जी, मैं आपसे बलराम जी ये पूछना चाहूंगी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैलियां करने जा रहे हैं तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। अगर बात उन्नाव की करें तो उन्नाव में लगातार जो है मुख्यमंत्री की रैलियों को लेकर उन्नाव के प्रशासन ने जो है पूरी भरपूर तैयारियां की हैं। वहां पे सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो जिन योजनाओं की मुख्यमंत्री शुरुआत करेंगे उनको लेकर भी प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री जहां जाएंगे वहां भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। इसके साथ ही भाजपा के स्थानीय नेता भी वहां पर जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए। जी, वहीं उत्तर प्रदेश से राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जहां पर अब अयोध्या के रामलला के दर्शन भक्तों को सीधे होंगे। भक्त कर पाएंगे रामलला के लाइव दर्शन। दूरदर्शन पर होगा आरती का सीधा प्रसारण। साथ ही मंदिर में दर्शन करने के लिए किया गया समय निर्धारित 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक कर सकेंगे भक्त दर्शन। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश। ट्वीट पर लिखा, प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लाख भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। वहीं अब भक्तों को श्री रामलला के लाइव दर्शन हो सके, इसके लिए भी मंदिर समिति की ओर से समय तय किया गया है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बलराम जी। रामलला के दर्शन अब भक्तों को लाइव हो सकेंगे और दूरदर्शन पे इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, भगवान श्री रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार प्रतिदिन भक्तों लाखों की तादाद में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब करीब 1 से 1.5 लाख भक्त प्रतिदिन भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर जो आरती होती है उसके लिए दूरदर्शन के साथ मंदिर प्रशासन ने जो है तय किया है। अब दूरदर्शन पर मंदिर की आरती का लाइव प्रसारण होगा। आपको बता दें कि सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। इस बीच जो मंदिर में जो भी आरती होती है, सुबह की हो मंगला आरती या दोपहर या शाम की जो भी आरती आएंगी, सबका प्रसारण दूरदर्शन पर लाइव किया जाएगा। जी,
जी बलराम जी, मैं पूछना चाहूंगी कि इस दौरान मंदिर के खुलने की समय सारिणी में भी बदलाव किए गए हैं। इससे पहले भी एक बार बदलाव किया गया था, लेकिन एक बार फिर मंदिर समिति ने मंदिर खुलने का और बंद होने का समय तय कर दिया है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, ये शुरुआत से ही एक मंदिर प्रशासन के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय रहा है, क्योंकि भगवान जो रामलला है यहाँ पे जो मंदिर में विराजमान है वो करीब 5 साल की उम्र है। 5 साल की, चूंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो मूर्तियां होती हैं, उनको हम साकार रूप में मानते हैं। ये माना जाता है कि 5 साल के जैसे भगवान है वहां पर, तो वो कितना सोएंगे, उनके सोने की अवधि के निर्धारित करते हुए फिर मंदिर खोलने की जो व्यवस्था है वो उसी पे तय की जाती है। क्योंकि भगवान 5 साल के, इसलिए मंदिर भगवान को कम से कम जो है 16 घंटे से ज्यादा नहीं जगाया जा सकता है जी। उसके लिए एक समय तय है कि 16 घंटे ही अधिकतम, इसके अलावा भगवान सोएंगे। इससे ज्यादा, चूंकि ये जो अयोध्या में जो क्राउड मैनेजमेंट का जो काम देख रही है, जो एजेंसियां, वो लगातार इस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं कि मंदिर में कहीं पर भीड़ न लग पाए, अधिकतम भक्तों को दर्शन मिल जाए। इसके लिए लगातार वो लोग काम कर रहे हैं और ये तय किया जा रहा है कि कितने भक्त प्रतिदिन दर्शन करें, जिससे कि अयोध्या में ज्यादा लोग ज्यादा रुके भी ना, भीड़ भी वहां ज्यादा न जमा हो, मंदिर में भी और अयोध्या शहर में भी, क्योंकि अयोध्या भी छोटा शहर है। वहां पे अभी इतनी चीजें नहीं व्यवस्थित हैं कि लाखों की तादाद में भक्त अगर वहां पे रुक जाए तो समस्या पैदा हो जाएगी। तो क्राउड मैनेजमेंट टीम लगातार इस पर काम कर रही है। तो 1 से 1.5 लाख लोग प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री रामलला का जो उनके जागने का, उनके जो सोने का समय है, उसको लेकर कई बार ये तय करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार संत समाज भी उसमें आड़े आता है। वो कहता है कि भाई भगवान क्योंकि बालक रूप में है, वो उनको सोने का समय ज्यादा चाहिए। तो इसको लेकर कई बार विचार मंथन होता रहता है, समय में फेरबदल भी होता रहता है। लेकिन इस बार जो ये ग्रीष्म ऋतु के लिए जो ये समय की व्यवस्था की गई है, अब जाड़ों में हो सकता है फिर बदलाव हो एक बार। अभी ग्रीष्म ऋतु के लिए यही एक समय निर्धारित किया गया है, क्योंकि अब मानना यह है कि अब भक्तों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, क्योंकि अब आगे रामनवमी भी आने जा रही है। रामनवमी जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, वो समय आने वाला है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि पूरे देश से जो है लाखों ही नहीं करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु एक महीने के अंदर आ सकते हैं, इसलिए यह समय सीमा बढ़ाई गई है दर्शन की। जी बलराम जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, राम भक्तों के लिए एक खुशखबरी है, जहां भक्त अब रामलला के लाइव दर्शन कर पाएंगे। दूरदर्शन पर होगा आरती का सीधा प्रसारण। साथ ही राम मंदिर में दर्शन करने के लिए समय निर्धारित किया गया है। 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक कर सकेंगे भक्त दर्शन। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। ट्वीट पर दी गई है जानकारी और लिखा गया है, प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लाख भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। देश भर के लिए राम भक्तों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है, जहां पर अब राम भक्त रामलला के लाइव दर्शन कर पाएंगे।
वहीं अगली खबर वाराणसी से है। आपको बता दें, जहां मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार को सजा। 36 साल पुराने केस में मुख्तार को अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। मुख्तार अंसारी पर 2,02,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं वीसी के जरिए जुड़ा था माफिया मुख्तार अंसारी। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। डीएम एसपी के फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस लिया गया था। मुख्तार को अब तक कुल 8 केस में सजा हो चुकी है और वहीं अब मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बलराम जी। बलराम जी, मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, तो इस पर क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को ये 8वें मामले में एक सजा हुई है। ये फर्जी शस्त्र लाइसेंस जारी करने के मामले में मुख्तार अंसारी को ये जो सजा हुई है, कुल मिला के उम्र कैद की सजा हुई है। ये एक बहुत बड़ा मामला था। करीब 36 साल पहले मुख्तार अंसारी ने डीएम और एसपी के फर्जी दस्तखत करके एक शस्त्र लाइसेंस जारी कराया था। इसको लेकर आज बनारस की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन्हें जुर्माना भी लगाया गया है। ये एक बड़ा झटका हो सकता है मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के लिए, क्योंकि उनके एक बेटे जो है वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की से विधायक है। इसके साथ ही उनके भाई गाजीपुर से सांसद है अफजाल अंसारी बसपा के, वो इस बार उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट भी दिया है। ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है मुख्तार अंसारी और उनके कुनबे के लिए। जी बलराम जी, कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी वॉइस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्रवाई में जुड़े थे, तो इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? जी, सुरक्षा कारणों से और स्वास्थ्य कारणों से मुख्तार अंसारी को बीते लंबे समय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी लाया जा रहा था, क्योंकि कई बार चूंकि उनकी जान को भी खतरा है, उनके परिवार भी यही चाहता है और सरकार की भी मंशा यही है कि मुख्तार अंसारी को जो कोर्ट में पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाए, क्योंकि वो पहले से ही जेल में है। इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक सही रास्ता हो सकता है उनको जो है सुरक्षित पेशी कराने का। जी बलराम जी, इस मुद्दे पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, खबर वाराणसी से है, जहां मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा। 36 साल पुराने केस में मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। मुख्तार अंसारी पर 2,02,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं कार्रवाई के दौरान वीसी के जरिए जुड़ा था माफिया मुख्तार अंसारी। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है सजा। डीएम एसपी के फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस लिया गया था। मुख्तार को अब तक कुल 8 केस में सजा हो चुकी है। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनज़र मुख्तार अंसारी वॉइस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस दौरान जुड़ा था, क्योंकि मुख्तार अंसारी पहले ही जेल में है और इस दौरान उनको कई तरह के खतरे हो सकते हैं, जिसको देखते हुए उन्हें वॉइस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें जोड़ा गया। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर हैं। आपको बता दें, आईजीपीजी में आयोजित पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 2:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर जाएंगे रक्षा मंत्री। पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम में हुए शामिल। शाम 5 बजे TN वाजपेयी चौल आलमबाग जाएंगे रक्षा मंत्री। शाम 5:45 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर हैं, जहां वे आईजीपीजी में आयोजित पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। दोपहर 2:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
इसके बाद एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर के लिए निकले रक्षा मंत्री। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा है आज, जहां वे आईजीपीजी में आयोजित पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, दोपहर 2:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां एयरपोर्ट से सीधा वे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर के लिए निकले। वहीं पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम में वे शामिल हुए हैं और शाम 5 बजे TN वाजपेयी चौक आलमबाग जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहीं शाम 5:45 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर है। आपको बता दें, इस दौरान कई योजनाओं की सौगात देंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहीं आईजीपी में आयोजित पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 2:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री। वहीं पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम में हुए शामिल। वहीं शाम 5 बजे TN वाजपेयी चौक आलमबाग जाएंगे रक्षा मंत्री और उसके बाद सभी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 5:45 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का लोकार्पण करने जा रहे हैं, उद्घाटन करेंगे वे इस दौरान वर्चुअली माध्यम से। वहीं कई राज्यों को वे इसकी सौगात देंगे, जिनमें से उत्तर प्रदेश भी एक है। आज पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत होने जा रही है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों में इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंच गए हैं। वे 2:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद वे सीधा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर गए। वहीं वे पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। वहीं जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे TN वाजपेयी चौक आलमबाग जाएंगे रक्षा मंत्री और शाम
5:45 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे रक्षा मंत्री। वही हमारे साथ इस पर अधिक चर्चा के लिए पीयूष द्विवेदी जी, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष जी, आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर हैं, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, बताना चाहेंगे, रक्षा मंत्री पिछले 2 दिनों से लखनऊ दौरे पे थे। लखनऊ अपने दौरे पर, क्योंकि इनका ये लोकसभा संसदीय क्षेत्र भी है, यहाँ से ये 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार भी इन्हें भाजपा नेतृत्व ने जो है प्रत्याशी बनाया है। हालांकि देखा जाए तो भाजपा पूरे देश और प्रदेश में जो है देखा जाए तो उनका परचम लहरा रही है। योजनाओं की बात हो, विकास की बात हो, शिलान्यास की बात हो, तो पिछले 2-3 दिनों से यह दौर चलता दिखाई दे रहा है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। और बता दें कि लखनऊ महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने जो है उनके नेतृत्व में 14 मई प्रातः जो है कई कार्यक्रम लगे हुए हैं और उन्होंने कई शिलान्यास किए हैं, कई बैठकें की हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिले हैं। और कहीं न कहीं इनका लखनऊ मजबूत क्षेत्र है, उनको लखनऊ पर पूरा भरोसा व विश्वास रहता है, क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में राजनाथ सिंह की छवि जो है वह बहुत ही अच्छी बनी हुई है। काम को लेकर हो, विकास को लेकर हो, बात की जाए जैसे लखनऊ में आउटर रिंग रोड जो राजनाथ सिंह ने जो है एक बड़ी सौगात दी है, जिससे कि लखनऊ क्षेत्र में जो है ये जो जाम लगता था, अब जो लोग जो आएंगे लखनऊ वो किसी भी जिले से आउटर रिंग रोड से जा सकेंगे। जी पीयूष जी, मैं पूछना चाहूंगी कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, तो इस योजना से प्रदेश की जनता को क्या कुछ लाभ मिलेगा? इस योजना से जनता को सीधा जो है लाभ मिलेगा। ये ऑनलाइन होगा, जो है ऑनलाइन जो है पूरा कार्य किया जाएगा और जनता के खातों में ऑनलाइन ही पैसे जाएंगे। रोजगार मेले का भी जो है आयोजन और अन्य कई जो है उद्घाटन भी किए हैं, कई परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व जो है कई मंत्री उसमें शामिल थे। और राजनाथ सिंह जो है पिछले 2 दिनों से लखनऊ के चौक महानगर और बात की जाए तो हजरतगंज व अन्य कई जो है क्षेत्रों में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, बैठकें करते हैं और कार्यकर्ता जो है उनमें उत्साह दिखता है। मैं बताना चाहूंगा, कार्यकर्ता फूल माला पहनाकर अपने नेता का स्वागत करते हैं। और देखा जाए राजनाथ सिंह जो है केंद्र सरकार के एक बड़े नेता माने जाते हैं, उनका बड़ा कद है। पीएम मोदी के बाद देखा जाए तो राजनाथ सिंह का जो है दूसरा कद रहा है राजनीति में। हालांकि वो जो है ज्यादातर दिल्ली रहते हैं, लखनऊ कम ही आना होता है। और लखनऊ की जो है विकास की बात करें जो है और लखनऊ की जो है लखनऊ में कैसा काम किया है तो जनता काफी खुश है। आउटर रिंग रोड एक बड़ा जो है इनका प्रोजेक्ट था, जिसका जो है शिलान्यास जो है ये कर दिए हैं। अब जो ये जाम लगता था चारों तरफ, वो जाम से लखनऊ को छुटकारा मिलेगा। और जो अन्य प्रदेशों से जैसे कि सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, बाराबंकी, पीलीभीत, अन्य जिलों से जो बड़ी गाड़ियां आती थी, जो ट्रक आते थे, उनको अब लखनऊ के किनारे इस रिंग रोड पर जो है जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं जो लखनऊ में जाम लगता था उसके लिए रिंग रोड एक जो है रामबाण का काम करेगा। जी पीयूष जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर है, जहां वे आईजीपी में आयोजित पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, दोपहर 2:30 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, जिसके बाद वे एयरपोर्ट से सीधा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर पहुंचे और पीएम सूरज पोर्टल के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे निकले। शाम 5 बजे TN वाजपेयी चौक आलमबाग जाएंगे रक्षा मंत्री और वहीं सारे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 5:45 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
आज के इस विशेष कार्यक्रम विशेष चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।